हेलो फ्रेंड्स, आप सब मुझे देख पा रहे हैं एडू फोरम अकेडमी पे। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था एनसीईआरटी का, साइंस सब्जेक्ट का, उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। अब सेकंड पार्ट है, चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आगे देखते हैं कि उसमें क्या था। हम अब आज स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इनके बारे में। तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में परमाणु मतलब एटम्स क्या होते हैं। एटम बताए थे हमने, टीनिएस्ट पार्ट, ऐसे पार्ट, सबसे छोटे पार्ट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मैटर बहुत ज़्यादा आया है, चाहे वो ये पेन हो या फिर ये बैटरी हो या फिर कुछ और हो। हर चीज़ किसी न किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो उसी में मैटर के किसी जो टिनिएस्ट पार्ट होता है मैटर का, उसको हम बोलते हैं एटम, यानी परमाणु। ठीक है, परमाणु, इसकी खासियत क्या होती है कि इसको इस पार्ट से छोटा नहीं किया जा सकता, नॉन ब्रेकेबल है और नॉन डिविजिबल भी है। कहने का मतलब अविभाज्य है ये, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ना ही इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन ये जो एटम है, किसी भी बड़ी से बड़ी संरचना, बड़े से बड़े पदार्थ का, या हम कहें हमारे ब्रह्मांड का, हर चीज किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, तो उसका ये मूल तत्व है, उसका ये नींव है। किसी बिल्डिंग की नींव जिसे कहते हैं ना, वो है क्या? एटम। तो अणु क्या है, अब मॉलिक्यूल क्या है? जब एटम मिलते हैं, जब एटम्स मिल जाते हैं, मान लीजिए ये एटम है, जो हमने एक डॉट रखा है, ये एटम है। सपोज दैट ये डॉट इतना बड़ा है, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम बना रहे हैं, ये डॉट इतना बड़ा है। ये डॉट, जब ये एटम जब किसी दूसरे एटम से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। राइट? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये जो मॉलिक्यूल, ये एटम जो है स्वतंत्र फॉर्म में रहता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये खत्म तो मतलब सब कुछ खत्म, तो ऑक्सीजन ही खत्म। मान लीजिए हमने ऑक्सीजन का ही एक एटम लिया, अगर इसमें एक और ऑक्सीजन का एटम मिलाएंगे तो क्या बनके तैयार होगा? O2, हमारा ऑक्सीजन अणु मतलब मॉलिक्यूल। राइट? तो जब हम बात करते हैं कि जो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल बनने के क्रम में क्या होता है कि उन दो एटम्स के बीच में, ये कोई भी एटम किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, क्लोरीन, किसी भी चीज के एटम हो सकते हैं, ये किसी भी पदार्थ के एटम हो सकते हैं। तो ये जो एटम आपस में मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? कोई अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इनके बीच में। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्या बनके किससे मिलके बना है? ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ है। केमिकल बॉन्ड है अट्रैक्शन फोर्स, या इसको हम बोल सकते हैं रासायनिक बंध। चलिए, ये हमारा हो गया अणु के बारे में। अब हम आगे क्या देखते हैं, किसी भी एलिमेंट में किस प्रकार के अणु होते हैं। तो एक चीज है कि वो अणु सिंगल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमने लिया कि आर्गन है, ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, ये सब चीजें हैं, तो इनका सिंगल एटम रहता है, एक ही प्रकार के एटम रहते हैं इनमें। ठीक है, उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, सिंगल एटम। राइट? समझ में आ रहा है? केवल एक एटम है, इसमें कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा, तो उससे क्या मिलके बना है? ये आर्गन। अब जब बात करते हैं कि ऑक्सीजन की, जो मैंने बताया कि जब दो एटम मिल जाते हैं तो उसको हमने क्या बोला? द्विपरमाणिक अणु। ये सिंगल एटम वाले हैं, ये डबल एटम वाले हैं। ठीक है, सामान्यतः दो के स्थान पर अगर तीन ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिल जाएं, अगर तीन ऑक्सीजन एटम मिल जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओजोन। एक एटम जुड़ने से, एक एटम घटने से बहुत फर्क पड़ता है। ऑक्सीजन अगर जब दो एटम मिलके बना है तो ये O2 बना है, ऐसी ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं, पेड़ पौधे जिससे खाना बनाते हैं, ये ऑक्सीजन बना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें एक और ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा O3। ये क्या होता है? दिस इज ओजोन।
ओजोन तो आप जानती हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है ओजोन की, वो लेयर क्या करती है, जो सन रेज है उसमें आने वाले यूवी रेज को पृथ्वी तक आने से रोक देती है। यूवी रेज यहाँ रुक जाती है, बाकी जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अगर ओजोन खत्म हो जाए इस लेयर से, तो ओजोन खत्म होने के बाद क्या होगा, यूवी रेज पृथ्वी तक आएगी, जिसकी वजह से हमें इनर बॉडी एज वेल एज आउटर बॉडी बहुत ही साइड इफेक्ट होंगे। हम लोग शायद कई बीमारियों के शिकार हो जाए, कई फसलें खत्म हो जाए, कई जीव जंतु मर जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये यूवी रेज जब ज़्यादा आती है तो टेम्परेचर को बढ़ाती है कई बीमारियों के साथ। तो जब यूवी रेज, जब ओजोन हमारी लेयर है उसमें माना जाता है कि छेद हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे गैसें हैं जो इस ओजोन लेयर को तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन की जो एटम है उनको, ये ओजोन के जो एटम है उसको अलग अलग कर देते हैं। तो क्या क्या होता है कि जो ओजोन है, ओजोन न रह के अलग अलग एटम में चले जाते हैं, तो ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई हमें बीमारियां हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इसके लिए साइंटिस्ट अलग कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हमने बताया कि एक एटम जुड़ने से, एक एटम घटने से कितना असर पड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल पर, उसके नेचर पे। तो इसी सब बातों पे हम आज देखते हैं कि कौन कौन से चीजें हैं जो एक परमाणु से, एक एटम से मिलकर बनी है, कौन कौन सी हैं जो दो एटम से मिलकर बनी है। जैसे कि आर्गन, हीलियम, आर्गन है, सिंगल एटम होता है। हीलियम है, इसमें भी सिंगल एटम होता है। ऑक्सीजन में दो एटम होते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं O2, राइट। हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन कभी हम सिंगल नहीं लिखते, हाइड्रोजन हमेशा S2 के फॉर्म में लिखते हैं। क्लोरीन, ये भी, इसमें भी दो एटम जुड़े हुए हैं। फास्फोरस में, फास्फोरस अक्सर P4 लिखा जाता है क्योंकि इसमें 4 एटम मिले हैं, तब जाके ये फास्फोरस अपने मूल स्वरूप में आया है। सल्फर में बहुत सारे एटम होते हैं। धातुएं, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब के बारे में क्या है, सोडियम में सिंगल एटम है, आयरन में भी सिंगल एटम है, एल्यूमिनियम में भी सिंगल एटम है और कॉपर में भी सिंगल एटम है। तो समझ में आ गया। बताया था कल परमाणु किस फॉर्म में रहते हैं। परमाणु एक तो प्लस माइनस चार्ज के फॉर्म में रहते हैं। ये कोई परमाणु, कोई एटम है, किस फॉर्म में, कल हमने पीछे पढ़ा था कि किस फॉर्म में आखिर ये एटम्स रहते हैं। एटम्स हमेशा आयनीकृत फॉर्म में रहते हैं, इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। बताया था पीछे, प्लस चार्ज वाले एटम्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटायन, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, या फिर ये किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे, दो ही फॉर्म में किसी भी एटम के रहने के, या तो चार्ज रहेंगे प्लस माइनस के फॉर्म में, या फिर किसी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किसी कंपाउंड के एटम्स, किसी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर है, इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे इसमें एटम्स कैसे रहते हैं। H2O क्या है, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम हैं और ऑक्सीजन के भी एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। अब इनका द्रव्यमान का रेशियो देखेंगे तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, दो हाइड्रोजन मतलब 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। ये हम पीछे हम पढ़ चुके हैं, और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल कम आते हैं, बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये किस फॉर्म में रहेगा, 1:8 के रेशियो में रहेगा। हमने पीछे क्या पढ़ा था, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और लेकिन इनमें खास बात ये होती है कि उनमें उनका जो रेशियो है मॉलिक्यूल्स का, वो एक निश्चित रूप में रहता है, यानी कांस्टेंट फॉर्म में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड डबल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस फॉर्म में रहा है, 3:8 रेशियो में। अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया किससे मिलकर बनता है, ये अमोनिया है, NH4। ये इसका रेशियो क्या है मॉलिक्यूलर, 14:3। आपको बहुत सारे एटॉमिक नंबर्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स के।
तो जब वो याद कर लेंगे आप, तो आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब बात आती है आयन क्या होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु आयनीकृत अवस्था में रहते हैं, प्लस या माइनस किसी भी फॉर्म में। क्लोरीन ले लें, क्लोरीन का एटम है वो भी प्लस माइनस फॉर्म में रहेगा। कोई भी एटम प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है, मतलब आयनीकृत अवस्था में रहता है। ये आयंस मतलब आवेश रहते हैं इस पे। आयंस होते, ये जो प्लस माइनस चार्ज है वो आते कैसे हैं? वो आते ऐसे हैं कि जब आप आवर्त सारणी, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, तो आपको समझ में आएगा कि इनके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने ज्यादा है, उस हिसाब से ये प्लस माइनस फॉर्म इन पे आता है। ऐसे मान लीजिए कि अगर किसी ने, मान लीजिए कोई एटम है, ये एक परमाणु है, इसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? इस पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक, सेम ये एटम की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन मत समझना, ये एटम है कोई। तो अगर हम, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो क्या हो गया? ये प्लस। लेकिन वहीं अगर इसने किसी कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पे उतने ही आवेश, मतलब उतने ही आयन आ जाते हैं, उसी से ये चार्ज हो जाता है प्लस या माइनस के रूप में। तो हम यहाँ देखते हैं थ्योरी के रूप में आखिर आयंस होते क्या है। धातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। धातु और अधातुओं से मिलकर बनता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। तो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन पर प्लस या माइनस का आवेश रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? सोडियम का जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। ये कंपाउंड है, कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। कंपाउंड के जो घटक हैं, कंपाउंड के दो जो घटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी हिंदी समझिए। किसी भी कंपाउंड के घटक हैं उन पे एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज रहता ही है, तभी जाके मिलके वो कंपाउंड तैयार होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसी के तौर पे हम लिखते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए एक चीज आती है, बैलेंसी। संयोजकता क्या है? मतलब संयोजकता, जैसे नाम से समझ रहे हैं आप, संयोजकता मतलब संयोजन, किसी से जुड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। संयोजन हो रहा है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्टोपस है। ऐसा समझिए कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ी हूं, मैं अगर इस पेन के साथ जुड़ी हूं, ठीक है, अगर मेरा ये इस पेन को मिला के, एग्जाम्पल के तौर पर समझना आप, मुझे और इस पेन को मिला के कंपाउंड तैयार होता है, तो हम जो मिले हैं संयोजन क्षमता, मतलब कैसे मिल पाई हूं मैं 2 यूनिट हूं या फिर सिंगल यूनिट, ये पेन 2 यूनिट है या सिंगल यूनिट, इस हिसाब से हमारी संयोजन क्षमता यानी हमारी वैलेंसी या संयोजकता तय होती है। अगर मेरे 2 यूनिट हैं, एक मैं हूं एक कोई और है, तो मेरी 2 यूनिट अगर इस पेन की सिंगल यूनिट से मिली है तो मेरी संयोजकता क्या है? 2 है, और इस पेन की संयोजकता क्या है? 1 है। वही ऐसे समझिए कि अगर ये पेन 2 है, डबल पेन है, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर कोई और पेन होगा तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं इन दो पेन के साथ जुड़ी हुई हूं, 2 पेन है और मुझे और इन दोनों पेन को मिला के कोई कंपाउंड बनाया गया है, राइट। तो इस पेन की संयोजन क्षमता क्या हुई? 2 हुई। इस पेन की वैलेंसी क्या हुई? संयोजकता क्या हुई? 2 हुई। और मेरी संयोजकता क्या हुई? 1 हुई। ऐसे हम क्या तय कर सकते हैं? ऐसे हम करते हैं अपनी संयोजकता, जो किसी केमिकल कंपाउंड को बनाने के दौरान लिखी जाती है किसी भी रासायनिक सूत्र में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है ह्यूमन और ऑक्टोपस का, इससे आप और डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, 8 आर्म्स, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। ठीक है, 8 इसकी भुजाएं हैं। अगर ये किसी ह्यूमन के साथ जुड़ा है, मान लीजिए एक ह्यूमन है यहाँ पे, ठीक। अब ह्यूमन के पास कितने हाथ हैं? 2। इसकी 2 आर्म्स हैं और इसकी 8 आर्म्स हैं। तो एक ह्यूमन यहाँ पे अगर इसके साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? अपनी 2 बाजुओं से जुड़ेगा। इसकी एक हाथ इससे जुड़ेगा, एक हाथ इससे जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि बाकी जो ऑक्टोपस के हाथ बचे हुए हैं उससे कितने ह्यूमंस और जुड़ सकते हैं? एक ह्यूमन, दूसरा आदमी आएगा वो इन 2 हाथ से जुड़ जाएगा, तीसरा आदमी आएगा वो इन 2 हाथ से जुड़ जाएगा, और चौथा आदमी आएगा वो बचे हुए 2 हाथों से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास 2 हाथ हैं, ठीक है, और ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये क्या है, ये इसकी संयोजकता है, किसकी? ह्यूमन की और ऑक्टोपस की। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इजी वे में? एक ऑक्टोपस, अगर हम ऑक्टोपस को ओ लिखें और ह्यूमन को हम एच से डिनोट करें, तो सिंगल ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को जोड़े हुए है? 1 ह्यूमन, 2 ह्यूमन, 3 ह्यूमन और 4 ह्यूमन। ठीक है, तो इस तरह कुछ लिखा जाता है हमारा कोई भी केमिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक लेवल पे। और इससे क्या दिख रहा है आपको? एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी जो संयोजन क्षमता है, ऑक्टोपस की जो वैलेंसी है, ऑक्टोपस को अगर हम ऑक्सीजन भी मान लें, तो हम यहाँ मान लें कि अगर कोई भी एटम है, सपोज दैट ऑक्सीजन ही सही, इसकी संयोजन क्षमता कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये बिल्कुल मैंने बेसिक समझाया है, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये कार्बन है, कार्बन मॉलिक्यूल है, ये किससे जुड़ा है? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये क्या मिलके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH4। इसको हम कैसे लिख सकते थे? OH4। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी थी 4, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजन क्षमता मतलब 4 आदमियों से मिलकर 4 आदमियों को अपने से जोड़ पा रहा था, तो हाइड्रोजन के साथ 4 क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो वैलेंसी हमेशा साथ वाले के साथ लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमने, तो इसकी वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? CH4। क्या मिलके तैयार हुआ यहाँ पे? मीथेन गैस। ये CH4 किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। समझ में आ रहा है? ये हमारी वैलेंसी है। इस वैलेंसी को हम और समझते हैं थोड़ा। कि जब आप रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना, तब वैलेंसी का यूज होता है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें प्लस माइनस चार्ज होने चाहिए। सबसे पहली बात, जब रासायनिक सूत्र लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो हम पहले ये देखते हैं कि उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए। ठीक है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम देखते हैं, तो सोडियम पे यहाँ प्लस आयन है, क्लोरीन पे यहाँ नेगेटिव आयन है, तभी जाके मिल पाया है किसमें? सोडियम क्लोराइड में, तभी जाके ये केमिकल कंपाउंड बन के तैयार हुआ है। तो कहने का मतलब है इनकी संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होनी चाहिए, इन पे आवेश तो होने चाहिए, प्लस इनकी संयोजकता भी बैलेंस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो आगे देखते हैं। जब एक किसी रासायनिक सूत्र लिखने की हम जो सावधानी है, नियम है, वो बता रहे हैं कि जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु, मतलब हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, इसमें क्लोरीन हमारी अधातु है, नॉन मेटेलिक है, और सोडियम मेटेलिक है। तो जब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम जो धातुएं हैं, मतलब मेटल है, उनको लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम किसको लिखते हैं? नॉन मेटल को।
देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सब में क्या है, जो अधातुएं हैं, मतलब ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन बाद में है, इसमें क्लोरीन बाद में है, और इसमें अभी ऑक्सीजन बाद में है, और इसमें सल्फर बाद में है, ठीक है, आयरन पहले है। तो लिखते समय धातुओं को पहले रखा जाता है, अधातुओं को बाद में रखा जाता है, मतलब धातुओं को लेफ्ट में रखा जाता है और अधातुओं को, नॉन मेटल्स को राइट में रखा जाता है। बहुपरमाणुक ऐसे ही बहुत सारे होते हैं कि जो जिनमें कई सारे एटम्स होते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में लिखते हैं, उस ब्रैकेट में, उसके बाद उनके रेशियो को दिखाने वाली संख्या लिखते हैं। अगर बहुपरमाणुक आयन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कई सारे परमाणु वाले आयन होते हैं, उनकी संख्या एक हो तो कोष्ठक की आवश्यकता, तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जांपल NaOH है, बहुपरमाणुक आयन, पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन देखिए सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, इसको हमने क्या बोल दिया, बहुपरमाणुक आयन। ऐसे हम और देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, बहुपरमाणुक आयन। इसमें अलग अलग चार्ज हैं, कैल्शियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये हम आगे और एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, पहले हम लिखते हैं, जैसे कि हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी है, राइट। और हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी एक है और इसकी भी एक है, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, ये रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रहे हैं। HCl इनसे मिलके बना है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी वैलेंसी एक है, इसकी वैलेंसी एक है, तो अब जो वैलेंसी है, मैंने पीछे बताया था कि वैलेंसी एक दूसरे के आगे पीछे लिखी जाती है, जिसकी वैलेंसी होती है उसके राइट वाले एलिमेंट के साथ लिखी जाती है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, क्लोरीन के पास एक वैलेंसी, तो ऐसा हो जाएगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी इसके पीछे चली जाएगी। अब चूंकि यहाँ दोनों की एक एक है, तो इसलिए कैसे लिखेंगे इसको, HCl। सपोज दैट अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती, मान रहे हैं, है नहीं, मान रहे हैं, अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती कितनी, 3, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती, 4, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन हम लिखने के लिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता, चलो इसको यहां लिखते हैं कि अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती 4 या कुछ भी नंबर, क्लोरीन की वैलेंसी होती 3, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता, तो जो वैलेंसी है क्रिस क्रॉस हो जाती है, हाइड्रोजन की चली जाती क्लोरीन के साथ और क्लोरीन की चली जाती हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी थी, 4, क्लोरीन की कितनी थी, 3, तो लिखा कैसे जाता, H4Cl3, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाती है, एक दूसरे के साथ चली जाती है, जिसकी वैलेंसी है वो उसके साथ ना रख के पीछे वाले के साथ लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2, संयोजकता बता रहे हैं, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है, तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सल्फर की वैलेंसी किसके पीछे आ जाएगी, हाइड्रोजन के पीछे, तो क्या हो जाएगा, H2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी किसके पीछे चली आएगी, सल्फर के पीछे, तो कैसे लिखा जाएगा, S1। अब चूंकि 1 लिखी नहीं जाती है वैलेंसी, इसलिए हम इसको H2S लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन है, टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, पेंटा का मतलब 5, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2। तो अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राक्लोराइड की, तो नाम नंबर से जाहिर है कि टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन एटम होंगे इसमें, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे हम,
कार्बन और क्लोरीन, इनको ऐसे लिखते हैं अलग अलग। कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? कार्बन की वैलेंसी है 4 और क्लोरीन की कितनी है? सिंगल। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हुई? क्रिस क्रॉस हुई। 4 कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, CCl4। कार्बन की संयोजकता यहाँ 4 चली जाएगी और क्लोरीन की संयोजकता यहाँ पे C कार्बन के पास चली जाएगी। ऐसे ही हम और सारे निकाल लेंगे। अब जो कुछ होते हैं बहुपरमाणुक आयन की, जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे NaNO3, Na2CO3, कुछ इस टाइप के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आयन निकालते हैं हम इसके। अब सोडियम पे कितने चार्ज है? सोडियम पे है 1+ चार्ज और इसमें क्या है? NO3। अब इस पूरे कंपाउंड को हम एक मानते हैं क्योंकि ये नाइट्रेट है, तो हम इसकी वैलेंसी अलग निकालेंगे जो पूरे इसकी कंपाउंड की होगी। ठीक है, उस पर कितना है? 1 का माइनस। लेकिन चूंकि वैलेंसी लिखी नहीं जाती तो इसलिए कैसे लिखेंगे इसको? NaNO3 के फॉर्म में। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, कैल्शियम का इसका क्या है? कैल्शियम और OH दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब कैल्शियम की इस पे कितना आवेश है? 2+। और जो हाइड्रोक्साइड है उस पे कितना होता है? -1। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? Ca, इसकी वैलेंसी चली आएगी हाइड्रोक्साइड के पीछे, इस पूरे मॉलिक्यूल के पीछे ऑक्साइड, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर इस पूरे कंपाउंड पे अगर 3 वैलेंसी होती तो हम Ca3OH का होल ट्वाइस लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वैलेंसी इस पे कितना चार्ज है? इस पे +1 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं कि ध्यान देने वाली बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम पीछे पढ़ चुके CaOH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला इस तरह लिखा जाता है, ना कि ऐसे। जब फॉर्मूले में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। यहां पर OH को कोष्ठक में रखकर हम 2 जोड़ देते हैं, जो यह दिखाता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे CaOH होता है सिंपल, तो हम क्या बताते हैं? हाँ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस पूरे के जो आयंस हैं इस पे कितने चार्ज हैं वो इसको हम यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल होता, सिंगल ग्रुप होता, तो हम कैसे लिखते? CaOH। अब चूंकि इसमें 2 समूह जुड़े हुए हैं, किसके? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं किसको? OH को। ठीक है, चूंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए हमने इसको CaOH का होल ट्वाइस लिखा है। ये इस फॉर्मूले से दिख रहा है। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। यहाँ न्यूमेरिकल ज्यादा हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे हमने बात की थी, कोई भी किसी भी मैटर है, उस मैटर में क्या खास बात होती है? मैटर में खास बात होती है कि वो मैटर स्थान घेरता है, जगह घेरता है, प्लस उसका अपना एक द्रव्यमान भी होता है, एक मास भी होता है। अब मैटर बना किससे होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो हम क्या निकालते हैं? तो उसका एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूल जब बन जाता है एटम, तो हम क्या बोलते हैं? उसके मॉलिक्यूलर मास। तो ये पदार्थों की जब हम डीप स्टडी करते हैं उसके लिए सारी चीजें निकाली जाती हैं कि वो एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोल संकल्पना। मोल संकल्पना एक बहुत टफ चीज मानी जाती है केमिस्ट्री में।
पहली बात, हम जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको हम किस में लिखते हैं? यूनिट में। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। परमाणु द्रव्यमान जब समझ जाएंगे तब हमें आणविक द्रव्यमान अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ये डेफिनेशन है अगर आपको समझना है तो। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। कोई मैटर है, मान लीजिए ये पेन है, इसका आणविक, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या दिखाएगा कि इसमें जितने भी एटम्स लगे हुए हैं, जितने भी एटम्स, जितने भी मतलब टिनिएस्ट पार्ट हम जिसको बोलेंगे, जितने भी एटम्स लगे हुए हैं उन सभी एटम के मास की जो मास है उनको मिला के क्या बनता है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा, यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। जल H2O के सापेक्ष, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। हाइड्रोजन, अब आपको एटॉमिक जो मास है वो भी याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर्स आपको आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाली कक्षाओं में बताए जाएंगे, तो वो एटॉमिक नंबर भी याद रखने होंगे। अब चूंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास वो कितना है? 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। H2 ऐसे ही तो बनाए, है ना? तो हम उसका मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है? 1। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है? 16। तो कैसे बनेगा ये? अब चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 2 × 1 प्लस ये जो हम जो पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वो ऐसे निकालते हैं एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16। कितना मास निकलेगा इसका? वाटर का, H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 18। कैसे निकल के आया? उनके एटॉमिक मास के आधार पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16। अलग अलग कंपाउंड के हमने एटॉमिक मास निकाले, उनको जोड़ दिया अलग अलग एटम्स के, और फिर हमें क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर मास। ये जो ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम में भी बहुत ही कम, रेयर पूछे जाते हैं। लेकिन ये बेसिक है आपको समझने के लिए। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ी अपनी समझ बैठाना चाहते हैं तो उसका बेसिक यही, मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, वैलेंसी, ये सब सारी चीजें आती हैं उसमें। आगे हम पढ़ेंगे मोल। मोल क्या होता है? मोल थ्योरी आखिर कैसे आई? ये जो इतनी लंबी डेफिनेशन है, इसको आप याद करना मुश्किल है। तो एक चीज बताते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोई चीज है कि जैसे आलू हमने लेने गए मार्केट में, तो हमने आलू किस यूनिट में लिया? 1 किलो, 2 किलो, ठीक है, किलो के हिसाब से हमने आलू ले लिए। अब अगर हमसे बोला जाए कि आलूओं के जो आर्टिकल्स हैं तो कितने आलू हैं उसमें, काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। वैसे ही 1 दर्जन अगर हम केले लेने जाएं, 1 दर्जन सेब लेने जाएं, तो हमसे बोला जाए कि जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं तो कितने सब्सटेंस है उसमें, तो हम गिन के बता देंगे कि 12 यूनिट के बराबर 1 दर्जन होता है, राइट। अब हमसे कोई बोले कि एक चम्मच रेत है या 1 मुट्ठी रेत है, 1 स्पून हमारे पास अगर कोई रेत है, सीमेंट है, उसके कण गिनो, तो क्या हम गिन सकते हैं? हो सकता है हम गिन भी लें, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए ये हो भी जाए। अगर हमसे कोई बोले कि एक लिक्विड ड्रॉप है, कोई भी लिक्विड या दूध, पानी, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कितने सारे एटम्स हैं, क्या आप गिन सकते हैं? हम लोगों को गिनना है तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। साइंटिस्ट लोग भले ही इसको गिन लें।
तो इस तरह जो रासायनिक चीज़ें होती हैं, केमिकल हमारे कंपाउंड केमिकली जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनमें ये जो किलो, ग्राम, दर्जन, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत टीनिएस्ट पार्ट होते हैं। उसमें पदार्थ में एटम्स की संख्या लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। यहाँ तक कि हमारी जो काउंटिंग कैपेसिटी है, हम उसको वहाँ पे वो भी फिल हो सकती है कि कितने सारे एटम्स हैं। ये जानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम एक ऐसी संख्या मान लेंगे, मान लीजिए कि ये संख्या है, किसी पदार्थ में, किसी भी एटम में इतने ही कण हैं, कोई भी एटम इतने कणों से मिलके बना हुआ है नंबर्स में, ठीक है। तो ये क्या, इसको किस साइंटिस्ट ने निकाला था? इटली के एक साइंटिस्ट थे, एवोगैड्रो। तो उनके नाम पे हमने इसको क्या रख दिया? एवोगैड्रो नंबर। अब हमसे कोई पूछे एक चम्मच रेत में कितने कण हैं रेत के, एक स्पून हम रेत लेंगे, उसमें हमसे कोई बोले कि इसमें काउंट करके बताइए कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम बोल देंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23। ये कांस्टेंट रहता है। और ये हमने किसी भी एटम की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने इसको स्थिरांक मान लिया है, कांस्टेंट नंबर मान लिया है कि ये इतना ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अभी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो चूर्ण के फॉर्म में होते हैं, एकदम नमक जैसे दिखते हैं, तो हमने उनका नंबर इस तरीके से मान के फिक्स कर दिया कि वो इतना ही रहेगा। जैसे एक दर्जन में 12 नग होते हैं, ऐसे ही स्कोर होता है, ग्रूस होते हैं। इस एक स्कोर बराबर 20 यूनिट, ऐसे ही एक ग्रोस बराबर 144 यूनिट, ऐसे ही एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। तो हमने क्या बोल दिया, किसी एटम में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमने बोल दिया 1 मोल, यानी संख्या में इतने। अब आप एक काउंट कर सकते हैं अगर कोई कर सके तो। हालांकि मोल एक संख्या है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वो ये कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में एक द्रव्यमान निश्चित रहता है। दर्जन में, ग्रूस में द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता, सिर्फ नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रहते हैं। वैसे ही लेकिन उसके अपोजिट मोल है, उसमें उसका द्रव्यमान भी फिक्स रहता है। कैसे? आपको मोल समझ में आया? मोल होता क्या है? मोल मतलब कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके नंबर्स, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं, उसका जो बारीकी होती है उसके काउंट करने के लिए हमने इस संकल्पना को जन्म दिया कि इतने मोल हैं, कि किसी भी एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, एक मोल पार्टिकल है। एक मोल पार्टिकल कितने बराबर है? एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। ये हमेशा स्थिर रहता है, और ये याद करने वाली चीज है, क्योंकि कई वनडे एग्जाम्स में ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ये नंबर दिया जाता है और 4 ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम NO से डिनोट कर सकते हैं। ये चीज समझिए, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान किसके बराबर है? परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, अगर वो ग्राम में दिया है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में, यूनिट में यूनिट में दिया जाता है। और किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर मास, मोल का द्रव्यमान क्या हुआ? मोलर मास हुआ। मोलर मास कहते हैं उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिट। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। जितने यूनिट
परमाणु के द्रव्यमान के उतने यूनिट उसके ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक यूनिट हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हाइड्रोजन में उसके इतने परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 यूनिट ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन एटम होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे। 1 मोल बराबर उसके ग्राम के, 1 मोल बराबर उस परमाणु के ग्राम के एटॉमिक मास के, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। एक चीज यहां फिर आ गई, किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान, मतलब किसी अणु का द्रव्यमान अगर हम ग्राम में निकालेंगे, कोई भी अणु है उस, या फिर मोलर द्रव्यमान को अगर निकालेंगे तो हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है उसकी तरह लिखते हैं, परंतु इसमें हमें इकाई को यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट कर देना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। एक सारणी दी गई है एनसीईआरटी में, ये कार्बन परमाणुओं का 1 मोल, कार्बन परमाणुओं का 1 मोल किसके बराबर है? इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 6 पॉइंट यानी एवोगैड्रो नंबर कार्बन के परमाणु हैं। एक कार्बन परमाणुओं के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर कार्बन के परमाणु हैं। फिर से याद करना, कार्बन परमाणु के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर कार्बन परमाणु, जो कि पीछे बताया था कि 1 मोल बराबर कितना है एवोगैड्रो नंबर के, और उसमें 12 ग्राम कार्बन है। ये क्या है? द्रव्यमान है ये। ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल किसके बराबर है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। ये द्रव्यमान में है। ये किस में है? ये संख्या के रूप में है और ये द्रव्यमान के रूप में। ऐसे देखिए, किसी भी कण, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, यहाँ पे परमाणु हो सकते हैं, अणु अथवा आयन, किसी भी कण का 1 मोल, अगर हम बोले एक ऑक्सीजन परमाणु या 1 ऑक्सीजन अणु या 1 ऑक्सीजन आयन का 1 मोल किसके बराबर है? उस कण की एवोगैड्रो संख्या के बराबर, अर्थात और उन कणों के सापेक्षिक द्रव्यमान के बराबर। तो एवोगैड्रो संख्या यानी उसका 1 मोल उन कणों के सापेक्षिक द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज आपको अपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद करनी होगी। हालांकि कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम ये चीजें नहीं पूछता है। अब हम देखते हैं अणुओं का 1 मोल, किसी भी कण का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। किसी भी अणुओं का 1 मोल, अगर हम बोले हाइड्रोजन एटम है, उसका 1 मोल कितना हुआ, उसका द्रव्यमान कितना हुआ, मोलर मास कितना हुआ। तो किसी भी अणु का 1 मोल, उनके एवोगैड्रो नंबर, अणुओं की संख्या कितनी है उसका, किसी भी अणुओं का 1 मोल किसके बराबर है? उसकी एवोगैड्रो संख्या के बराबर और उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर। ये इन तीनों के बीच में आपस में संबंध है। मोल बराबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और जो किसके बराबर होता है? उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम मोलों की संख्या निकालनी है, हालांकि ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोल की संख्या कैसे निकाली जाएगी? क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 52 ग्राम हीलियम है, तो उसमें हमें मोल की संख्या निकालनी है, राइट? तो मोलों की संख्या बराबर n, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? n, दिया गया द्रव्यमान होना चाहिए स्मॉल m, जो कितना है आपका 52, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या n और कणों की एवोगैड्रो संख्या अर्थात
NO, ये तो हमें पता ही रहती है। तो हीलियम का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 यूनिट। अगर हम इसको ग्राम में लिखे तो कितना रहा, 4 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास, जितना इसका द्रव्यमान यूनिट में है वही इसका द्रव्यमान मोल में रहेगा, बशर्ते यहाँ पे यूनिट की जगह ग्राम आ जाएगा। तो इसका क्या हो गया, मोलर मास। हीलियम का द्रव्यमान 4 यूनिट अगर है तो हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होगा। बस इतनी सी कहानी है ये। आता है मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर मास। 52 ग्राम हीलियम है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम। और मोलर मास कितना है, चूंकि हीलियम का मास होता है 4 यूनिट, तो हीलियम का मोलर मास भी 4 यूनिट ही होगा, लेकिन वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो कितना हो गया, 13। आंसर कितना आ गया इसका, निकल के आ गया 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आपको अगर न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें थी वो आ गया कि ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि मोलर मास और आणविक द्रव्यमान के बीच में, एटॉमिक मास और मोलर मास के बीच में क्या संबंध है। एटॉमिक मास अगर होगा तो यूनिट में होगा, और मोलर मास होगा वो किस में होगा, वो ग्राम में लिखा जाएगा। हालांकि नंबर वही का वही रहेगा। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। तो इस तरह हमारी ये क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।